हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डार्क डिसेंट डायरीज़ में। आपने हमारी लास्ट वीडियो छलावा को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसीलिए हम आप सभी के लिए ले आए हैं छलावा के ऊपर एक पूरी सीरीज़। तो चलिए देर ना करते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। रात के करीब 8 बजे थे। बलेनो की ड्राइविंग सीट पर बैठी अवंतिका टूटी-फूटी सड़क पर 20-30 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। रास्ते में जगह-जगह छोटे-बड़े गड्ढे बने दिखाई दे रहे थे, जिनकी वजह से कार चलाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी। आम तौर पर वह रात की ड्राइविंग से परहेज़ करती थी, मगर आज वैसा करना उसकी मजबूरी थी। हुआ ये था कि सुबह 10 बजे मायके गई अवंतिका को ससुराल के लिए लौटते-लौटते अंधेरा हो चुका था, जिसकी अहम वजह थी उसकी बीमार माँ, जिसको छोड़कर वापस लौटने का उसका मन नहीं हो रहा था, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगली सुबह उसे अपने ऑफिस की हाज़िरी भरनी थी। मुसीबत की मार ये पड़ी कि मायके से करीब 5 किलोमीटर आगे जाते ही उसकी कार का पहिया पंक्चर हो गया। लेकिन गांव का इलाका होने के कारण उसे किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा। कार रोककर वह नीचे उतरी ही थी कि आसपास मौजूद कुछ लोग उसके पास पहुंच गए। फिर जैसे ही उसने कार की डिग्गी से टायर का लीवर निकाला, एक नौजवान लड़के ने आगे बढ़कर पाना अपने हाथ में ले लिया। अगले 10 मिनट में उसने अवंतिका के कार का पहिया बदल दिया था। सभी को बार बार धन्यवाद देती हुई वह कार में सवार होकर पलवल की तरफ ड्राइव करने लगी, जहां मथुरा रोड के किनारे एक नई बसी कॉलोनी में उसका स्थायी निवास था। मायके से ससुराल की दूरी मुश्किल से 60-70 किलोमीटर रही होगी, इसलिए कार से अकेले आने जाने में उसे आज तक किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। वह अक्सर किसी त्योहार पर या वीकेंड में मायके का एक फेरा लगा ही लेती थी। ऐसे हर फेरे में सुबह 10 बजे तक वह मायके पहुंच जाती थी और शाम को 4 बजे वहां से निकल जाती थी। लिहाजा बड़ी हद 6-7 बजे तक वापस अपने ससुराल में होती थी। मगर आज ऐसा नहीं हो सका। माँ की खराब तबीयत के कारण ना चाहते हुए भी उसे ज़्यादा वक्त लग गया और वहाँ से निकलते-निकलते 7:30 बज चुके थे। आगे पहिया बदलने के चक्कर में 15 मिनट और ज़ाया हो गए। फिर भी उसे यकीन था कि 10 बजे तक हर हाल में अपने घर पहुँच ही जाएगी। अवंतिका एक नॉर्मल कद वाली, गोरे बदन की खूबसूरत युवती थी। मॉडर्न ड्रेसेस से उसे खास परहेज था। इस वक्त भी वह एक सुमरई रंग की शिफॉन की साड़ी उससे मैच करता हुआ ब्लाउज पहने हुए थे। ज्वेलरी के नाम पर गले में एक मंगलसूत्र और उंगली में मौजूद अंगूठी के अलावा और कुछ भी नहीं था उसके पास। अभी साल भर पहले उसकी शादी हुई थी। ससुराल में सास ससुर और पति के अलावा और कोई नहीं था। नौकरी पेशा होने के कारण ससुराल की पाबंदियां उस पर आयत नहीं होती थी। ऊपर से सास ससुर दोनों ही उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते थे, इसलिए उसे कहीं भी अकेले आने जाने पर घर में नाक भौं सिकोड़ने वाला कोई नहीं था। जिंदगी बड़े ही ठाठ से गुजर रही थी। दिल्ली मथुरा हाईवे के किनारे बसे कोसी कलां गांव से करीब 10 किलोमीटर पहले उसके रास्ते में खूब बड़ी हवेली पड़ती थी, जो कई एकड़ में फैली हुई थी। आसपास के गांव में रहने वाले, यहाँ तक कि खुद उसकी माँ भी उस हवेली के बारे में तरह तरह के किस्से सुनती थी और इस बात की खास हिदायत देती थी कि हवेली के सामने से गुजरते वक्त किसी भी वजह से वह रुकने की कोशिश न करे, क्योंकि अंधेरा गिरते ही वहाँ भूत प्रेतों का मलबा लग जाता था, जो इंसानी जिस्म पर कब अपना कब्जा जमा ले अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। हवेली के बारे में वह गुज़िश्ता कई सालों से इसी तरह की अफवाहें सुनती आ रही थी, इसलिए हवेली के सामने से गुजरते वक्त अक्सर वह रोमांच से भर उठती थी। उस दौरान उसकी कार की स्पीड 30-40 से घटती हुई 10 तक पहुंच जाती थी। वह जी भर कर हवेली का नज़ारा करते हुए उसके सामने से गुजरती चली जाती। भूत प्रेतों पर ना तो उसे पहले कोई यकीन था और ना ही अब। लिहाजा हवेली के सामने से गुजरते वक्त उसे ज़रा भी खौफ महसूस नहीं होता था। लोग भी जाने कैसी अफवाहें उड़ा देते हैं। वहाँ से गुजरते वक्त कम से कम 1-2 बार तो उसके मन में एक ख्याल ज़रूर आता था। फिर मन ही मन समाज में फैले अंधविश्वास का मखौल से उड़ाती वह हवेली को पार करती और कार की स्पीड बढ़ा देती। आज भी ऐसा ही हुआ। हवेली पर निगाह पड़ते ही उसने अपनी रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। आगे हवेली की बाउंड्री शुरू होते ही उसकी कार रेंगती सी दिखने लगी। सड़क पर कभी कदार निगाह मारते हुए उसने हवेली का नज़ारा करना शुरू कर दिया। क्या हवेली है ये? बड़ा सा गांव बस जाए इस जगह में। सोचते हुए वह मुस्कुरा उठी। कैसे रहता होगा कोई इतनी बड़ी हवेली में? मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया जाए तो भूत प्रेतों के बिना भी मेरा दम निकल जाएगा। और अचानक से वह हंस पड़ी। उसकी माँ कहती थी कि हवेली में रहने वालों को रोशनी पसंद नहीं थी, ना ही बाहर के लोगों से मिलना जुलना पसंद था, इसलिए हवेली का फाटक हमेशा बंद और अंधेरे में डूबा हुआ रहता था। माँ तो ये तक कहती थी कि वह हवेली श्रापित थी। आए दिन वहाँ किसी न किसी की मौत होती रहती थी। हवेली में भटकती रूहों को
वहाँ किसी बाहरी शख्स का आना-जाना पसंद नहीं था। ऐसा कोई शख्स जब भी हवेली में रुकता, अगली सुबह उसकी लाश ही बरामद होती थी। हद ही हो गई ये तो, जैसे उसने खुद से बात की। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और एक उसकी माँ अभी भी हड़प्पा काल में जी रही थी। गेट के करीब पहुँचते ही उसे एक अनोखा नज़ारा दिखाई दिया। हवेली का फाटक खुला हुआ था। वह आँखें मिचमिचाते हुए खुले हुए फाटक को यूँ देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रहा था उसे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, फाटक सचमुच खुला हुआ था, जो कि अवंतिका के लिए बेहद हैरानी की बात थी, क्योंकि ऐसा नज़ारा वह पहली बार देख रही थी। शादी के बाद कम से कम भी पचासों दफ़ा गुज़री होगी वह इस रास्ते से, मगर फाटक को खुला उसने कभी नहीं देखा था। रेंगती हुई उसकी कार फाटक के करीब पहुँच गई। इससे पहले कि वह फाटक को पार करके आगे गुज़र जाती, भीतर से लुढ़कती हुई कोई बड़ी-सी चीज़ एकदम से उसकी कार के सामने आकर रुक गई। अवंतिका ने हड़बड़ाकर कार का ब्रेक लगा दिया। स्पीड बहुत कम होने के कारण अपनी गाड़ी को सड़क पर आन पहुंची अवांछित वस्तु से टकराने से बचा लिया। फिर थोड़ा उचक कर सामने निगाह दौड़ाई तो पाया कि खूब बड़ा लोहे का ड्रम था, जो उसकी कार के सामने यूं पड़ा था कि उसे हटाए बिना वहां से गाड़ी निकाल कर ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था, जिसमें कार के फंस जाने का पूरा पूरा चांस था। अवंतिका भी उस मुसीबत के बारे में सोच ही रही थी कि एक खूब लंबा चौड़ा पहलवानों जैसा उम्रदराज शख्स फाटक से बाहर निकल आया। उसने दूर से ही माफ़ी मांगने वाले अंदाज में अपने दोनों हाथ जोड़े, फिर अवंतिका को सुनाता हुआ उच्च स्वर में बोला, माफ़ करना मैडम, आपको तकलीफ हुई। अवंतिका ने फौरन अपनी साइड का शीशा नीचे खिसकाया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, कोई बात नहीं अंकल, मेरी रफ्तार बहुत कम थी, इसलिए कार रोकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं बाहर से आई दिखाई देती हो? पहलवान ड्रम की बजाय उसी दिशा में बढ़ता हुआ बोला, इधर की तो नहीं लगती। ठीक पहचाना आपने। वह थोड़ा सा मुस्कुरा दी। पलवल में रहती हूँ, लेकिन मेरा मायका इधर नंदनपुर गांव में ही है। वहीं आई थी, वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। इधर सड़क अच्छी नहीं है, पहलवान खुली हुई खिड़की के करीब पहुंचकर बोला। रात में ड्राइविंग ना ही किया करो, चोर उचक्के भी बहुत घूमते हैं, आए दिन वारदातें होती रहती हैं यहाँ पर। थैंक यू अंकल, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब आप ड्रम हटा दीजिए वरना मैं और लेट हो जाऊंगी। देखो बातों ही बातों में वह काम तो मैं भूल ही गया, पहलवान हंसता हुआ बोला। बस 1 मिनट इंतज़ार करो, अभी हटा देता हूँ। कहकर वह गाड़ी के अगले हिस्से में पहुंचा और वहां पड़े लोहे के ड्रम को वापस फाटक की तरफ लुढ़काने लगा। फिर एकदम से ठिठकता हुआ चौंक कर सीधा खड़ा हो गया। गाड़ी को थोड़ा सा बैक करना, वह थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला। अवंतिका ने वजह पूछे बिना कार को थोड़ा पीछे खिसका लिया। ड्रम को जहां का तहां छोड़कर पहलवान थोड़ा नीचे झुका, फिर गंभीरता से सिर हिलाता हुआ सीधा खड़ा हो गया। क्या हुआ अंकल? वह खिड़की से बाहर झांकती हुई बोली। कार का एक पहिया पंक्चर हुआ है, लंबा सफर है, जाओगी कैसे? सुनकर अवंतिका एकदम से सन्नाटे में आ गई। स्टेपनी हो तो दे दो, हम बदल देते हैं। तुम ठहरी औरत जात खामखा परेशान हो जाओगी। स्टेपनी तो है अंकल, मगर वह भी पंक्चर है। कहती हुई अवंतिका पहिया देखने के लिए कार से नीचे उतर आई। किधर वाला? दूसरी तरफ का, पहलवान बोला। कोसी से पहले तो कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा, रात हो गई है, इसलिए हो सकता है ना भी मिले। ऐसे में घर कैसे पहुंचोगी? यहाँ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलने वाली आपको। पता नहीं क्या मुसीबत है। बड़बड़ाती हुई वह बोनट की तरफ से कार का घेरा काटती हुई दूसरी तरफ को बढ़ी। तभी जैसे प्रलय आ गई। पलक झपकते ही पहलवान ने एक हाथ से उसका मुंह दबोचा और दूसरी हाथ उसकी कमर में डालकर कसकर उसे अपने पास खींच लिया। अवंतिका बुरी तरह से घबरा गई थी। मारे खौफ के पल भर में उसका जिस्म पसीने से नहा उठा। खुद को पहलवान की पकड़ से निकलने के लिए उसने खूब हाथ पांव के झटके मारे, मगर कामयाब नहीं हो पाई। वैसे भी वह बहुत ताकतवर शख्स था, उसकी पकड़ से निकल पाना किसी आम मर्द के लिए भी संभव नहीं था। वह तो फिर भी औरत थी। अभी वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी हवेली से निकलकर 4 अन्य लोग वहां पहुंच गए। 3 लोगों ने अवंतिका के हाथ पांव जकड़ लिए, चौथा पहले से उसके मुंह को दबाए हुए था, 5वां शख्स उसकी कार की ड्राइविंग सीट पर सवार हो गया। 1 मिनट के अंदर कार समेत अवंतिका हवेली के अंदर जा चुकी थी। हवेली का हमेशा बंद दिखाई देने वाला गेट एक बार फिर से बंद हो चुका था। दूसरी तरफ रात के ठीक 1 बजे थे। हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। करण सिंह राणा नाम का एक शख्स अपने कमरे में किंग साइज बेड पर न सिर्फ लेटा हुआ था, बल्कि गहरी नींद के हवाले खर्राटे भर रहा था। कमरा खूब बड़ा और हवादार था। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी खिड़की से, जहां से छन कर भीतर पहुंचती चांद की रोशनी कमरे में 0 वॉट के बल्ब जैसा प्रकाश फैला रही थी। अचानक ही उसकी नींद में खलल पड़ गया। खर्राटों की आवाज आनी एकदम से बंद हो गई, मगर उसने आंखें नहीं खोली। यूं नींद खुल जाने की वजह पहले उसके समझ में नहीं आई, मगर कुछ तो ऐसा था जिसने उसकी नींद में खलल डाला था। कोई आहट, कोई आवाज या फिर कुछ और। फिर जल्दी ही याद आ गया कि उसने किसी से की रोने की आवाज़ सुनी थी। किसकी?
या फिर उसने कोई सपना देखा था, उसका मन नहीं माना। आवाज़ तो यकीनन उसने सुनी थी, सुनकर ही उसकी नींद टूटी थी। उसने आंखें खोलकर एक बार छत की तरफ देखा, फिर उठकर बैठ गया। आसपास पूरे कमरे में निगाह दौड़ा ली, कहीं कोई नहीं था। तभी एक बार फिर वही आवाज़ उसके कानों तक पहुंचने लगी। इस बार उसे भ्रम समझने का कोई औचित्य नहीं था। आवाज़ कहीं बेहद करीब से आती लग रही थी, यूँ लग रहा था जैसे कोई बेहद करीब मौजूद हो, इतना करीब कि वह हाथ बढ़ाकर छू सकता है, मगर कहाँ यह उसे नहीं पता था। उसने आंखें बंद करके आवाज़ की दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश की। ऐसे में जिधर भी गर्दन घुमाता, यूँ लगता कि आवाज़ उधर से ही आ रही है। वह चाह कर भी आवाज़ की दिशा का सही अनुमान नहीं लगा सका। उठकर सबसे पहले उसने पलंग के नीचे झाँका, वहाँ अंधेरा फैला हुआ था, मगर इतना घना नहीं था कि कोई वहाँ बैठा होता तो उसे दिखाई न देता। उठकर वह पूरे कमरे में टहलाया, कहीं कोई नहीं था। होने की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि कमरा अंदर से बंद था। फिर रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई और कमरे में पहले की तरह सन्नाटा छा गया। अचानक झींगरों की आवाज़ उसे बहुत कस के सुनाई दे रही थी। वह अनमने भाव से वापस बेड पर पहुंचा और लेटकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि अचानक फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उसने साफ महसूस किया कि रोने की आवाज़ किसी महिला की थी, मगर कहाँ से आ रही थी यह अभी भी उसकी समझ से बाहर था। उसकी नींद उड़ गई। बिस्तर पर लेटे रहना मुश्किल हो चुका था। वह एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलने से पहले उसने साइड टेबल के सहारे खड़ी अपनी दोनाली बंदूक उठाई और उसकी नाल तोड़कर दोनों खानों में बुलेट चेक कर फिर कुंडी हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने बड़ा सा हॉल था जिसमें 100 वाट का बल्ब जल रहा था। करण सिंह ने अब आसपास हर तरफ देख लिया, कहीं कोई नहीं था। पूरा हॉल खाली पड़ा था। चौकन्नी निगाहों से चारों तरफ देखते हुए हॉल को पार करके वह मेन गेट तक पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था, जो कि हमेशा ही रहता था, इसलिए उसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं थी। बाहर खुले में आकर उसने दाएं बाएं दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई। चांदनी रात में उसने हवेली को एक छोर से दूसरे छोर तक देख डाला, कहीं कुछ भी असामान्य नहीं लगा, मगर रोने की आवाज़ उसे बहुत कस के सुनाई दे रही थी। बुरी तरह हैरान पड़े और वापस हॉल में अंदर आने ही वाला था कि उसके मन में हवेली का एक चक्कर लगाने का विचार आया। बंदूक हाथ में लिया वह दाएं तरफ को मुड़ा और इमारत की दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। करीब 100 मीटर चलने के बाद वह दीवार खत्म हुई तो वह एक बार फिर दाईं तरफ को मुड़ गया। वहाँ से हवेली के पीछे वाली बाउंड्री साफ दिखाई दे रही थी। जैसे उस तरफ को बढ़ता गया, रोने की आवाज़ तेज हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे यकीन आ गया था कि आवाज़ इमारत के पिछले हिस्से की तरफ से ही आ रही थी। जी भरकर हैरान होते हुए उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। आगे बढ़ता करीब 200 मीटर की दूरी तय करके वह दीवार के आखिरी छोर तक पहुंच गया। वहां से पीछे की तरफ मुड़ते ही सुनाई दे रहा था कि अब रोना हंसने में बदल चुका था। यही वजह थी कि रात के सन्नाटे में गूंजी हंसी की आवाज़ ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पलक झपकते ही वह पसीने से नहा उठा। कुछ देर तक जहाँ का तहाँ ठिठका वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने सामने देखने लगा, मगर हंसी की आवाज़ के वहाँ कुछ और नहीं था। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर यूं वजह जाने बिना वापस लौटने का उसका मन भी नहीं हो रहा था। ठहाके जैसे शुरू हुए थे वैसे ही अचानक बंद हो गए। हर तरफ पहले की तरफ सन्नाटा पसर गया। कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा हुआ कोई आहट लेने की कोशिश करता रहा। एक बार फिर आंखें फाड़कर वहां मौजूद किसी औरत की खोज निकालने की नाकाम कोशिश करने लगा। वहां कोई नहीं था, और था भी तो कम से कम उसे नजर नहीं आ रहा था। कौन है यहाँ? आखिरकार हिम्मत करके वह बोला। कोई जवाब नहीं मिला। मैं पूछता हूँ कौन है? सामने आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। जवाब में उसे इतनी जोर की हंसी सुनाई दी कि आसपास का वातावरण गूंज उठा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, कहकर उसने अपनी बंदूक सामने तानकर गोली चला दी। ढाई की जोरदार आवाज़ हुई, साथ ही हंसी की आवाज़ भी पहले से ज़्यादा तेज हो गई। अब करण सिंह साफ साफ घबरा चुका था। मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ? उसके स्वर एकदम डरा हुआ था। मौत, किसी स्त्री की गुर्राहट भरी आवाज़ उसे सुनाई दी। ठीक तभी चंद्रमा एकदम से बादलों में छुप गया। हर तरफ छिटकी दिखाई दे रही चांदनी एकदम से लुप्त हो गई। फिर यूं लगा जैसे वहाँ बिजली गिरी हो। पल भर के लिए उसके सामने आसमान से ज़मीन तक रोशनी की एक लकीर सी खिंच गई। उस प्रकाश में उसने जो नज़ारा देखा वह होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। आसमानी रंग की साड़ी पहनी एक महिला एक पल के लिए वहां जमीन में उगी घास के ऊपर खड़ी दिखाई दी और अगले ही पल गायब हो गई। करण नाना का पूरा शरीर झंझना कर रह गया। उस एक पल के नज़ारे में भी उसने जमीन पर पड़ी स्त्री को साफ पहचाना था। वह बबीता थी, बबीता ठाकुर, उसकी हवेली की नौकरानी, जिसने साल भर पहले हवेली में ही पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। जो नज़ारा करण सिंह ने उस वक्त देखा था वह हूबहू वही था। पंखे से झूलती बबीता की लाश
जुबान बाहर निकली हुई और गर्दन ज़रूरत से ज़्यादा खिंची-खिंची सी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भ्रम है। उसने खुद को तसल्ली देनी चाहिए मगर संतुष्ट नहीं हो सका। तभी चाँद एक बार फिर बादलों की ओट से बाहर निकल आया। हर तरफ उजाला सा फैल गया। हिम्मत करके वह आगे बढ़ा और उस जगह पर पहुंचा जहां जमीन पर पड़ी बबीता की लाश उसे दिखाई दी थी। कहीं कुछ भी नहीं था इस वक्त। कुछ क्षण आंखें फाड़ फाड़ कर वह आसपास की घास का मुआयना करता रहा मगर वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो थोड़ी देर पहले दिखाई दिए नज़ारे को सच साबित कर पाता। तभी उसे अपने सिर के ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ। घबरा कर उसने गर्दन उठाई तो डर के मारे उसकी गिग्गी बंद गई। उससे 2 कदम आगे सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक औरत हवा में उल्टी लटक रही थी और बहुत तेज डरावनी आवाज़ों के से हंस रही थी। उसके खुले हुए बाल नीचे की तरफ फैले हुए थे। फिर अचानक ही करण को वह अपनी तरफ झपटती हुई महसूस हुई। भय से थर-थर काँपकर वह वापस मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। पीठ पीछे स्त्री ने ज़ोर-ज़ोर हंसना शुरू किया। दौड़ता हुआ करण दीवार के किनारे पर पहुंचकर रुक गया। उस वक्त वह जोर-जोर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। पीठ पीछे एकदम शांति छा चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके घूमकर पीछे देखा। हवा में लटकती औरत अब वहां नहीं थी। उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई। जो दिखाई दिया था उस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं थी मगर आंखों देखी बात को वह चाह कर भी अपने जहन से नहीं हटा सका। अभी वह विचारों के जाल में उलझा ही था कि तभी कोई औरत जोर से चीखी, इतनी जोर से कि करण सिंह भीतर तक कांप कर रह गया। आवाज़ एकदम कहीं करीब से आई थी। उसकी बची कुची हिम्मत भी अब गायब हो चुकी थी। हनुमान चालीसा पढ़ना तक भूल गया और पलटकर पूरी ताकत से इमारत के फ्रंट की तरफ दौड़ पड़ा। केदार! दौड़ता हुआ गला फाड़ कर चिल्लाया। केदार! फिर भी उसे कोई जवाब नहीं। केदार! अरे कहाँ मर गया तू? इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। आया मालिक! किसी ने उसी की तरह चिल्लाकर जवाब दिया। कुछ पल बाद उसने अपनी तरफ भागकर आते कदमों की आवाज़ सुनी। आंधी तूफान की तरफ दौड़ता हुआ नौकर केदारनाथ हाथ में बड़ी सी लाठी थामे उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह खूब हट्टा कट्टा शख्स था जो उम्र में करण राणा से कुछ साल ही कम रहा होगा। बावजूद इसके खूब तंदुरुस्त था। अपनी उम्र के 5 लोगों को वह अकेला पछाड़ सकता था। ऊपर से लाठी चलाने में उसका कोई भी मुकाबला नहीं था। क्या हुआ मालिक? वह करण के पास पहुंचकर पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नौकर की उपस्थिति ने बुरी तरह घबराए करण को एकदम से शांत कर दिया। कुछ नहीं, मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी थी इसलिए इधर देखने चला आया। तू कहाँ था? अपने कमरे में सो रहा था। मुझे हुक्म करना था, आपने बेकार में तकलीफ़ की। कोई बात नहीं, वैसे भी नींद नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए सोचा कि इसी बहाने थोड़ा टहल लूँगा तो शायद नींद भी आ जाए। करण सिंह बोला। तो तूने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी? मैं गहरी नींद में था इसलिए नहीं सुनाई दिया होगा, केदारनाथ बोला। मगर इतनी रात गए, यहाँ कौन बैठा है रोने के लिए? आपको ज़रूर कोई भ्रम हुआ होगा। हाँ, यही हो सकता है, चलो यहाँ से। इसके बाद केदार के साथ चलता हुआ अपने कमरे में पहुँचा। नौकर वापस जाने लगा तभी बोला, तू यहीं सो जा, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात को ज़रूरत पड़ी तो चिल्लाने से बच जाऊँगा। जैसा आप कहें, कहकर केदार ने अपने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद किया और फर्श पर बिछी कारपेट पर बिना कुछ बिछाए लेट गया। दिल्ली मथुरा हाईवे पर एक गांव है कौशिकला। वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में एक किले नुमा हवेली है जो कि सदियों पहले राणा जी की हवेली के नाम से जानी जाती थी। रिहायशी इलाके में अलग थलग राणा जी की हवेली आसमान में सिर उठाए खड़ी थी। वहां आसपास हर घड़ी सन्नाटा पसरा रहता था कि उसे देखकर बाहर से अंदाज़ा लगाना भी बहुत कठिन था कि अंदर कोई रहता भी होगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ हवेली के बारे में तरह तरह की अफवाहें सिर उठाने लगी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आसपास के गांव के निवासी दिन में भी उधर से गुजरने से कतराते रहे। रात की तो बात ही क्या करें। हवेली की दीवारों पर पत्थरों की तराश कर की गई नक्काशी लोगों के खास आकर्षण का केंद्र बन सकती थी कि हवेली के बारे में फैली अफवाहें वहां आसपास के ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय नहीं बन गई होती। फिर बातों ही बातों में किसी शख्स ने एक बार उसे प्रेत कुंज कह दिया। उसका नाम ही प्रेत कुंज पड़ गया और अब लोग उसे प्रचलित नाम से जानने लगे थे। बल्कि नए लोगों को तो शायद ये भी मालूम नहीं था कि उसे राणा जी की हवेली कहा जाता था। कई एकड़ में फैला प्रेत कुंज दूर से देखने पर किसी राजा महाराजा के किले सा प्रतीत होता था। करीब 150 साल पहले उस हवेली का निर्माण राजा अश्वमेघ सिंह राणा ने करवाया था। सुनने में आता था कि उसको बनकर तैयार होने में 1 साल लग गया था, जबकि करीब 200 लोग लगे थे उसके निर्माण कार्य में उन दिनों। बल्कि आगे कई वर्षों तक उसकी भव्यता देखते बनती थी। दूर दूर से लोग राणा जी की हवेली देखने के लिए आते थे, जिन्हें अश्वमेघ सिंह राणा की तरफ से आतिथ्य का वह सुख भोगने को मिलता जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। अंग्रेजी शासन के दौरान अश्वमेघ सिंह राणा की मौत हो गई
और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर दिया। बाकी का परिवार, जिसमें राणा के 2 बेटे और 1 बेटी थी, हवेली को छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जा बसे। वह सिलसिला सालों तक चलता रहा। फिर 1947 में देश की आज़ादी के बाद हवेली पर राणा के दोनों बेटों त्रिलोक और आलोक राणा ने फिर से कब्जा जमा लिया और सब परिवार हवेली में आ बसे। कुछ सालों बाद छोटे बेटे आलोक राणा की मौत हो गई। बताया जाता था कि मौत से पहले नशे में धुत वह हवेली की छत पर जा पहुंचा था और वहां से नीचे गिर गया। अगली सुबह जब घर के लोग उसकी तलाश में निकले तो आलोक की लाश उन्हें हवेली के पीछे पड़ी हुई मिली। तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, लिहाजा बड़े भाई का हवेली और पिता की अचूक संपत्ति पर फुल कब्जा हो गया। आगे चलकर उसके 4 बच्चे हुए, जिनमें से एक अखिलेश सिंह राणा, दूसरा करण सिंह, तीसरा अनंत सिंह, जबकि चौथी और सबसे छोटी औलाद पल्लवी थी, जो सालों पहले शादी के बाद हवेली से दूर हो गई थी और वह साल 6 महीने में हवेली में उसका फेरा लगता रहता था। आगे के कुछ साल चैन से कटे। फिर एक रात शहर से वापस लौटते त्रिलोक राणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसने की, क्यों की, पुलिस आज तक इस बात का पता नहीं लगा सकी। अब तो उस घटना की याद भी शायद किसी को ही हो। उसकी मौत के बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी कोई अनजानी ताकत किसी नौकर का गला दबाने लगती, तो कभी घर की कोई नौकरानी आधी रात को उठकर जोर जोर से हंसने लगती। धीरे धीरे घर के नौकर काम छोड़कर जाने लगे। उनका कहना था कि अक्सर रात में हवेली के भीतर या उसके आसपास सफ़ेद कपड़ों में लिपटी त्रिलोक राणा की खून से लथपथ लाश आसपास घूमते दिखाई देती थी। नतीजा ये हुआ कि हवेली की प्रसिद्धि धीरे धीरे धूमिल होती चली गई। लोग बाग इधर उधर से आने जाने से भी कतराने लगे। अखिलेश सिंह राणा उन बातों से इस कदर आजिज आ गया कि सब परिवार हवेली छोड़कर शहर में जा बसा और अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया, जिसमें वह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। उसके जाने के कुछ साल बाद अनंत सिंह के सब परिवार हवेली छोड़कर दिल्ली में जा बसा और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें बड़े भाई ने उसकी पूरी मदद की, जबकि छोटा भाई करण सिंह राणा वहीं बना रहा। उसने अपने पुरखों की उस जायदाद से खास लगाव था। ऊपर से संपत्ति की कोई कमी न होने के कारण इज्जत कमाने के लिए उसे हवेली से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने आज तक करण सिंह को हवेली से बाहर कदम रखते भी नहीं देखा। उम्र बढ़ती चली गई, लेकिन शादी का ख्याल उसके मन में कभी नहीं आया। सच तो ये था कि पारिवारिक बंधन उसे ज़रा भी पसंद नहीं थे, मगर बढ़ती उम्र के साथ अपनी ज़रूरतों और कामुक भावनाओं पर अंकुश लगाना उसके लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ। एक वाक्य में कहा जाए तो वह अधेड़ावस्था की तरफ अग्रसर निहायत ही अय्याश, बदनीयत और मौका परस्त शख्स था। पिता के एक भी लक्षण उसे छू कर नहीं गुजरे थे, लिहाजा भाइयों के पलायन कर जाने का उसे कोई अफसोस नहीं था। उल्टा वह खुश था, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। यानी कल का ढिका छुपा अय्याश अब खुला खेल खेलने को आज़ाद था। वो जो चाहे वह कर सकता था, जैसे चाहे कर सकता था। किसी से पर्देदारी करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी हवेली में अब नौकरों के सिवाय बचा ही कौन था। केदारनाथ उस हवेली का पुराना और विश्वास पात्र नौकर था। उसके अलावा बचे हुए तमाम नौकरों को करण राणा ने खुद हवेली से बाहर निकाल दिया। फिर आसपास के गांव में तलाश करवाकर 4 मुस्टंडों को अपनी खिदमत में रख लिया। मुंह मांगी पगार और जी भरकर खाने पीने के बदले वे लोग उसकी ज़रूरत को किसी भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से पूरा करके उसे खुश रखते थे। आसपास के इलाकों में राणा का दबदबा इतना बढ़ गया कि कोई इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता था। ऐसे में जब भी हवेली की तरफ निकली किसी की बहू बेटी गायब हो जाती, तो वे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे खोजने की कोशिश करते और अंततः विधाता की मर्जी करार देकर खामोश बैठ जाते। कभी कभार कुछ गांव वाले इकट्ठे होकर नज़दीकी पुलिस चौकी भी जाते थे। वहां से उन्हें बैरंगी वापस लौटना पड़ता, क्योंकि राणा की तरफ से चौकी को हर महीने मिलने वाली खैरात उनके तनख्वाह से कहीं ज़्यादा बड़ी होती थी। चौकी का स्टाफ बदलता चला गया, सिपाही बदले, दरोगा बदला, मगर वह सिलसिला कल भी जारी था और आज भी जारी है। एक मोटी रकम हर महीने चौकी इंचार्ज तक पहुंचा दी जाती थी, लिहाजा करण राणा की तरफ उंगली उठाने वाला कोई नहीं था। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। वहाँ मौजूद 5 आदमियों के बूते वह लगातार अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता रहा। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब जबरन उठाई गई महिला को वहाँ महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया, उसे राणा की खिदमत करने को मजबूर किया गया। ये सब तब रुका जब हवेली में बबीता ठाकुर आई। वह दूर दराज के किसी गांव में रहने वाली तन्हा औरत थी जो खुद को विधवा बताती थी। एक दिन काम की तलाश में भटकती आखिर वह हवेली तक जा पहुंची। तत्काल राणा को उसकी खबर की गई। उसने बबीता को बुलाकर कुछ सवाल जवाब किए, फिर उसे हवेली में खाना बनाने की नौकरी दे दी गई, इस शर्त के साथ कि उसे हवेली में ही रहना होगा। बबीता उस बात के लिए तैयार हो गई। एक तो उसका गांव बहुत दूर था, जहां से रोज आना जाना कर पाना उसके लिए नामुमकिन था।
दूसरा, उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए उसका रोज़ अपने घर जाना ज़रूरी हो। वह ना तो बहुत खूबसूरत थी, ना ही उसमें कोई ख़ास फुदन पड़े थे जो कोई मर्द उसे देखते ही लट्टू हो जाता। इसके बावजूद सहज पके सो मीठा हुए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए करण सिंह ने जल्द ही उसे अपने बिस्तर पर जा पटका। एक बार वह सिलसिला शुरू हुआ तो चलता रहा। बबीता ने भी जल्द ही इसे अपनी नियति समझकर कबूल कर लिया। वैसे भी मालिक की अंकशायनी बनने के बाद हवेली में उसका रुतबा बहुत बढ़ गया। राणा के पांचों नौकर उसके साथ अदब से पेश आने लगे थे। करीब 1 साल तक यह सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलता रहा। फिर धीरे धीरे तो बबीता के तेवर बदलने लगे। नौकरों के सामने वह खुद को यूं पेश करने लगी जैसे राणा की रखैल ना होकर उसकी बीवी हो। उड़ती उड़ती खबर करण के कानों तक पहुंची तो उसने बबीता के बारे में सवाल जवाब करने की बजाय बात को सिरे से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इन सब बातों के अलावा एक सच्चाई ये थी कि बबीता पूरी लगन से उसकी सेवा करती थी, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। समस्या तब पैदा हुई जब एक रोज़ वह अपनी औकात भूलकर उसने करण राणा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुनकर पल भर के लिए तो राणा अक्का बक्का रहकर उसकी शक्ल देखने लगा, फिर अगले ही क्षण अपना आपा खो बैठा। एक 2 टकों की औरत उसकी बीवी बनने की ख्वाब देख रही थी। ये बात भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने पास रखी बंदूक उठाकर उसकी बेड से बबीता की रुई की तरह धुनाई करना शुरू कर दिया। जी भरकर पीटने और दुनिया भर की गालियों से नवाजने के बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो केदार को बुलाकर उसके हाथ में बंदूक थमाता हुआ बोला, मार साली को जितना मार सकता है। जो अपनी औकात भूल गई है इसे अपनी औकात याद दिला। राणा खानदान की बहू बनने का सपना देखने लगी। हराम की जनी, ऐसा सोचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दीजिए मालिक, केदारनाथ सिर झुकाकर बोला। पहले ही अधमरी पड़ी हुई है, जान ही ना चली जाए इसकी। चली जाने दे। तेरी क्या कोई सगी वाली लगती है जो तुझे इसकी इतनी चिंता हो रही है? बंदूक उठाकर हलक में घुसेड़ दे इसके। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखने की? केदार अपनी जगह से हिला तक नहीं। शुक्र था राणा ने उसे फिर से हुक्म नहीं दिया, वरना बबीता का मर जाना आज तय था। कुछ क्षण फर्श पर पड़ी बबीता को घूरते रहने के बाद शमशेर राणा ने नफरत से उसकी तरफ देखा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही केदार ने बंदूक नीचे रख दी और लपक कर बबीता के पास पहुंचा और बोला, तू ठीक तो है? उसने बेकार का सवाल किया जबकि उसकी बद हुई हालत साफ देख रहा था। थोड़ा पानी पिला दे केदार, वह कराती हुई बोली। गला सूख रहा है मेरा। जवाब में केदार दौड़कर पानी लेकर आया, उसे सहारा देकर बैठा और पानी पिलाने के बाद बाकी बचे पानी से उसका चेहरे पर फैला का खून साफ करने लगा। जिंदगी में पहली बार केदार को राणा पर गुस्सा आया था। भला इस तरह भी किसी औरत को पीटा जाता है? मगर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। काफी देर तक बबीता के जख्म साफ करता रहा, फिर सहारा देकर उसके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटाने के बाद अपने कमरे में पहुंचकर दर्द की एक गोली ले आया, जो कि उसने दांतों के दर्द के लिए किसी मेडिकल स्टोर से खरीदा था। दवाई देने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया, वरना राणा का क्या भरोसा था वह इसी बात पर भड़क जाता कि केदार बबीता के कमरे में क्या कर रहा था। 2 रोज में बबीता एकदम भली चंगी हो गई। सब कुछ एक बार फिर पहले की तरह चल निकला, मगर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी महीना भी नहीं बीता था कि एक रोज रात के वक्त जब वह करण राणा के कमरे में उसके पास लेटी हुई थी तो अचानक ही उसके दिमाग में जाने क्या फितूर सवार हुआ और वह कह बैठी, राणा साहब ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी मारपीट से डर गई थी। वह तो मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ कि सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। आपकी जगह कोई और होता तो नाक चने चबवा देती। करण बोला, अच्छा क्या कर लेती तो? पुलिस में गैंग रेप की कंप्लेन लिखवा देती। आजकल ऐसे केसों में हम औरतों की खूब सुनी जाती है। पता चलता कि सब लोग धर लिए जाते। सुनकर राणा के तन बदन में आग लग गई। बबीता के तन पर उस वक्त कपड़ों का एक रेशा भी नहीं था। राणा ने उसे उसी हालत पर कंधे पर टांग लिया और हॉल में पहुंचकर जोर से अपने आदमियों को आवाजें लगाने लगा। पलक झपकते ही केदार को छोड़कर सब हॉल में एकत्रित हो गए। बबीता की हालत देखकर सब सिर झुकाकर खड़े हो गए। तभी करण बोला, यह हमें गैंग रेप की कंप्लेन करने की धमकी दे रही है। जरा इसे बताओ तो कि गैंग रेप होता क्या है। हमारी तरफ से तुम सबको खुली छूट है, और हाँ, अब इसे जिंदा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर राणा ने बबीता को फर्श पर पटक दिया और खुद अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मालिक की इजाज़त मिलते ही सब के सब भूखे गिद्ध की तरह उस पर टूट पड़े। पूरी रात हैवानियत का मंजर चलता रहा। बबीता की चीखें पूरी हवेली में गूंजती रही, मगर उन चीखों को सुनकर उस पर तरस खाने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक केदार ही था जो सबसे अलग थलग बना रहा। सुबह 4 बजे के करीब बबीता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिर राणा के कहने पर उसे नहला धुलाकर कपड़े पहनाने के बाद उसको कमरे में ले जाकर पंखे के साथ लटका दिया गया। अपने कुकृत्य का जरा भी अफसोस राणा के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा था। न ही बबीता की हत्या से वह जरा भी भयभीत था।
पुलिस चौकी उसकी मिट्टी में थी, वे लोग बखूबी उस मामले को संभाल सकते थे। वैसे भी बबीता की मौत पर है तौबा मचाने वाला कोई नहीं था, मगर वह ऐसा नहीं कर सका। पता नहीं कैसे अचानक उसकी बहन पल्लवी अपने परिवार के साथ वहां हवेली में आ धमकी। बबीता की मौत के बारे में पता चलते ही वह कमरे में पहुंची। वहां पंखे से लटकती लाश पर एक नजर डालते ही उसके मन से आवाज आने लगी कि वह आत्महत्या नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसने पूरी हवेली को सिर पर उठा लिया। राणा उसे बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि बबीता की आत्महत्या में उसका कोई हाथ नहीं था, मगर वह सुनने को तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका अंदाजा राणा ने यही लगाया कि पल्लवी किसी भी तरह उसे हवेली से खदेड़ देना चाहती है, क्योंकि पहले भी कई बार वह हवेली को बेचने के लिए उस पर दबाव बना चुकी थी। राणा को पुलिस का तो भय नहीं था, क्योंकि वह खुद उन्हें बस फोन करने ही वाला था, मगर बहन की नीयत के बारे में सोचकर वह हैरान जरूर हो रहा था। ठीक है, समझ लो मैंने ही मारा इसे, आखिरकार वह बोला। अब क्या करोगी, मुझे फांसी पर चढ़ा दोगी? मैं क्यों चढ़ाऊंगी भाई साहब, जो करेगी पुलिस करेगी। राणा गुस्से से बोला, ठीक है, जो मन में आए कर लो। जवाब में पल्लवी ने फौरन अपने मोबाइल से 100 नंबर डायल करके पुलिस कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना देती, लेकिन उसका सोचा पूरा नहीं हुआ। बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो शख्स वहां पहुंचा उसका नाम महिपाल सिंह था। करीब 3 महीने पहले ही उसे नज़दीकी चौकी का इंचार्ज बनाया गया था। घटना स्थल पर पहुंचकर उसने जांच पड़ताल की और इस नतीजे पर पहुंचा कि मौत की वजह आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं हो सकती थी। पल्लवी को समझते देर नहीं लगी कि दरोगा मामले को दबाने में जुटा हुआ था। उसने दरोगा से तो कुछ नहीं कहा, मगर राणा के सामने खड़े होकर बोली, दरोगा के आगे पुलिस का महकमा खत्म नहीं हो जाता भाई साहब। मैं यूँ आसानी से इस मामले को खत्म नहीं होने दूंगी। मत कहो मुझे भाई बहन के क्या ये लक्षण होते हैं? राणा गुस्से से बोला। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने भाई के खिलाफ बोलते हुए? अगर आप कातिल हैं तो समझ लीजिए मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है फिर। राणा का लहजा अचानक ही शब्द उठा, 2 लाशें और से कहकर उसने जोर से हाँक लगाई। केदार। जी मालिक। हवेली का दरवाज़ा बंद कर दे और ध्यान रहे कि मेरी इजाज़त के बिना कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी मालिक, कहकर केदार गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। उस बात से पल्लवी ने खौफ खाया या नहीं ये कहना मुश्किल था, मगर उसका हस्बैंड राजेश साफ साफ घबरा सा गया। तो अब अपनी बहन और बहनों का भी कत्ल कर देंगे? पल्लवी निडर भाव से बोली। ज़रूरत पड़ी तो चूकूंगा नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वह नौबत नहीं आएगी। अब जब तक बबीता की चिता नहीं जल जाती तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद तुमसे जो बन पड़े बिगाड़ लेना मेरा। कहकर राणा वहाँ से हटा और महिपाल सिंह के पास पहुंचकर उससे बातें करने लगा। उसी रोज अंधेरा करने के बाद पुलिस की निगरानी में हवेली के भीतर ही एक कोने में बबीता की चिता जला दी गई। तब तक राणा ने पल्लवी और राजेश को हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखने दिया। रात के 10 बजे के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। तब तक खुद पल्लवी के ऊपर से भाई के खिलाफ जाने का भूत उतर चुका था। बहरहाल आज हालात ये थे कि सैकड़ों एकड़ में फैली हवेली और उसके आसपास की उपजाऊ जमीन पर करण सिंह राणा अकेला कुंडली मारकर बैठा था। बीच बीच में पल्लवी के साथ साथ उसके बाकी दोनों भाइयों ने भी कई बार हवेली बेच देने की बात चलाई, मगर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। किसी भी हाल में वह अपने पुरखों की जायदाद पर किसी और को कब्जा देखने को तैयार नहीं था, न ही उसे किसी की बुरा मान जाने की परवाह थी। वह हवेली के भीतर अपनी दुनिया में मस्त था। बाहर क्या चल रहा था इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं था। सुबह के 8 बज रहे थे। बाहर खुले में नीम के पेड़ के नीचे बैठा करण राणा चाय की चुस्कियां ले रहा था, जबकि नौकर केदार उस वक्त किचन में उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। पिछली कई रातों की तरह बीती रात भी उसे बबीता ठाकुर की लाश के नज़ारे हुए थे। रोने चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें उसे बहुत कस के सुनाई पड़ी थी, लिहाजा पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। हैरानी की बात यह थी कि अभी तक इस इमारत के बाहर दिखाई देने वाली बबीता की लाश बीती रात उसे बंद कमरे के भीतर पहुंच गई। हमेशा की तरह कुछ क्षण के लिए प्रकट होकर लुप्त हो गई थी, मगर उस मुख्तसर से वक्त में मारे भय के राणा की गिग्गी सी बंद गई। उसने केदार को आवाज़ लगाने की कोशिश की, मगर मुंह से एक शब्द भी निकालने में कामयाब नहीं हो सका। वह उसके बाद लाश तो दोबारा नहीं दिखाई दी थी, मगर उसका रोना गुर्राना और ठहाके लगाना पूरी रात जारी रहा था। उस दौरान राणा ने बहुत कोशिश की कि उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके झपकी मार ले, मगर कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार उसने केदार को बुलाकर अपने कमरे में सोने का हुक्म दिया। तब जाकर उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई, मगर नींद फिर भी नहीं आई। तभी गेट के बाहर किसी की दस्तक हुई। केदार ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसने सामने वकील कमलदीप शाह को हवेली में दाखिल होता पाया। वह करण सिंह राणा का फाइनेंशियल और लीगल एडवाइज़र था। उसके ज़रिए राणा ने शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स, रियल इस्टेट्स और भी जाने कहाँ कहाँ कितने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे और बहुत मुनाफा कमा रहा था। कम से कम कमलदीप शाह की हासिल रिपोर्ट तो यही कहती थी। करण ने कमलदीप शाह से अपने सामने बैठने को कहा और केदार से 1 कप चाय लाने के लिए बोला, और फिर कमलदीप से सवाल करते हुए बोला,
और बताओ कमलदीप, यहाँ कैसे आना हुआ? कमलदीप ने जवाब दिया, मैं खास आपसे मिलने नहीं आया हूँ राणा साहब, इधर एक क्लाइंट के पास जा रहा तो सोचा पहले आपसे मिल लिया जाए। बढ़िया सोचा, राणा बोला। अब आ ही गए हो तो एक खास मुद्दे पर कोई राय भी देते जाओ मुझे। कैसी राय? पहले ये बताओ कि क्या भूत प्रेतों के वजूद पर यकीन करते हो तुम? कभी पाला तो नहीं पड़ा, मगर ऐसे केसेस बहुत देखे हैं मैंने। ऊपर से एक बार मेहंदीपुर बालाजी गया था तो वहाँ का नज़ारा देखकर ना चाहते हुए भी मुझे यकीन करना पड़ा। दूर दूर से लोग वहाँ प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए पहुँचे थे। मैं तो हैरान ही रह गया था। बस समझ लीजिए कि एक वो दिन और एक आज का दिन कभी भी भूत प्रेतों की सत्ता को नकारने का हौसला नहीं कर पाया। मगर आप क्यों पूछ रहे हो इस बारे में? आजकल भुक्त भोगी बना हुआ हूँ भाई, रातों की नींद हराम हो गई है। कभी किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं तो कभी हंसने की। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कई साल पहले मर चुके लोग मेरे सामने आ खड़े होते हैं। ना चाहते हुए भी घबराहट हो ही जाती है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। कमाल है, कब से चल रहा है ये सब? अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता बीता होगा। सच बताऊँ तो ये मेरा काम नहीं है राणा साहब, इसलिए बस इतनी सलाह दूँगा कि फ़ौरन किसी तांत्रिक से संपर्क करें। सुना है वे लोग किसी खास किस्म की पूजा और बलि वगैरह चढ़ाकर ऐसी भटकती हुई आत्माओं को खुश कर देते हैं और फिर आमुक आत्मा अपना उपद्रव बंद कर देती है। करण सिंह मन ही मन कुछ सोचते हुए बोला, अभी नहीं, तो अभी कुछ दिन और इंतज़ार करूँगा। क्या पता सब कुछ जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही ख़त्म भी हो जाए। तांत्रिक को बुलाने का तो ये मतलब है कि हवेली से बाहर जो अफ़वाहें उड़ रही हैं उन पर मुहर लगा दी जाए। नहीं, अभी और इंतज़ार करना होगा। पानी सिर से ऊपर जाता दिखाई दिया तब ऐसे किसी उपाय के बारे में यह विचार करा जाएगा। विराट सिंह राणा, जो कि साउथ दिल्ली के ओखला इलाके में नए बने एंटी क्राइम ब्यूरो में सीनियर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। वह उस वक्त कालकाजी इलाके में स्थित अपने बंगले पर बैठकर चाय पी रहा था। सामने टीवी कैबिनेट पर रखी 50 इंच के टीवी पर न्यूज़ चैनल चल रहा था, जिसकी तरफ उसका ज़रा भी ध्यान नहीं था। तभी बंगले की नौकरानी उसके सामने एक लिफाफा रख कर गई। विराट उसे उलट पुलट कर देखने लगा तो फ्रॉम एड्रेस में चाचा करण सिंह राणा का नाम लिखा दिखाई दिया। उसे थोड़ी हैरानी सी महसूस हुई, क्योंकि उसके चाचा के लिए तो साल में 1-2 बार उसे फ़ोन कर लेना भी भारी मशक्क़त वाला काम था। वह चिट्ठी उसे क्यों भेजने लगा? खैर, उसने लिफाफा खोलकर अंदर मौजूद लेटर को बाहर निकाला और पढ़ने लगा। अगली जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि लेटर में महज एक लाइन लिखी हुई थी, और वह भी हाथ से लिखी हुई होने की बजाय बाकायदा कंप्यूटर पर टाइप की गई थी। लिखा था, मैं मुसीबत में हूँ, फ़ोन कर पाना संभव नहीं है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचो, तुम्हारा चाचा करण सिंह। जी भर कर हैरान होते हुए उसने एक लाइन की उस चिट्ठी को दसियों बार पढ़ डाला, लेकिन मतलब उसकी समझ में नहीं आया। हवेली पहुंचना उसके लिए कोई खास मशक्क़त वाली बात नहीं थी। 80-90 किलोमीटर का सफ़र उसके लिए आम बात थी। फिर वह चाहता तो ड्राइवर को साथ ले जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में ये ख़्याल उमड़ रहा था कि किसी ने उसके साथ बेहुदा मज़ाक भी किया हो सकता है। चिट्ठी स्पीडो नामक कोरियर से भेजी गई थी। लिफाफे पर भेजने वाले के नाम की जगह करण सिंह और नीचे हवेली का टेलीफ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उसने हवेली के टेलीफ़ोन नंबर पर कॉल लगाया, मगर पूरी रिंग जाने के बाद भी किसी ने कॉल नहीं उठाई। फिर उसने कुछ सोचकर मोबाइल पर स्पीडो कोरियर सर्च किया और कोरियर ट्रैक करने से उसे पता चला कि पैकेट दिल्ली से ही बुक किया गया था। उसका चाचा अगर हवेली से चलकर दिल्ली तक पहुंच सकता था तो उसके घर भी आ सकता था, जबकि वह अच्छी तरह से जानता था कि पिछले कई सालों से करण सिंह ने अपनी पुश्तैनी हवेली से बाहर कदम नहीं रखा था। अगर वह चिट्ठी चाचा ने किसी के हवाले की थी तो उसे दिल्ली पहुंचकर कोरियर करने को कहने के बजाय सीधा उसके बंगले पर भेज सकता था। आखिरकार उसने कोरियर कंपनी को फ़ोन करके बात की तो पता चला वह पैकेट दिल्ली के संगम विहार इलाके से बुक किया गया था। उसने संगम विहार थाने में तैनात अपने एक मित्र को फ़ोन करके कोरियर के बारे में बताते हुए वहां जाकर तहकीकात करने को कहा। दोस्त ने उससे आधे घंटे की मोहलत मांगी। आधे घंटे बाद उस दोस्त की कॉल आई और पता चला कि वहाँ कोरियर कंपनी का कोई स्थायी ऑफिस नहीं था, बल्कि एक फ़ोटोकॉपी और मोबाइल का सिम बेचने वाला दुकानदार उनके लिए कोरियर बुक करता था और शाम को वहाँ पहुँचे स्पीडो के पिकअप एजेंट के हवाले कर देता था। दुकान बेहद छोटी थी और वहाँ कोई कैमरा वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। ऊपर से दुकानदार का कहना था कि कोरियर एक छोटा लड़का लेकर आया था, जो कि मुश्किल से 12-13 साल का था। विराट ने उसे धन्यवाद कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हवेली पहुंचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक बार फिर हवेली का लैंडलाइन नंबर डायल किया। इस बार भी लगातार बिजी टोन सुनाई देती रही। झुंझलाकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और सफ़र के लिए एक छोटा सा बैग पैक करने लगा। घर से निकलने से पहले उसने एसीपी अभिषेक सिंह राजावत को फ़ोन करके 2 दिन की छुट्टी मांगी, जो कि उसका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए आसानी से मिल गई।
हवेली से सबसे नज़दीकी पुलिस चौकी वहाँ से 10 किलोमीटर दूर महमूद नगर गांव में थी, जहां कुल जमा 10 लोगों का स्टाफ था, जो कि चौकी के सीमा क्षेत्र को देखते हुए काफ़ी नहीं था। वहाँ तैनात सबसे बड़े ओहदे वाला पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर महिपाल सिंह था, जो कि उस चौकी का इंचार्ज था। बाकी 3 हवलदार और 6 सिपाही थे। पूरी स्टाफ में रिवॉल्वर सिर्फ दरोगा के ही पास थी। बाकी लोगों को बस डंडे के सहारे ड्यूटी करनी पड़ती थी। अमूमन किसी कत्ल के केस की छानबीन इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस वाले को सौंप दी जाती थी, मगर यहाँ वो काम भी दरोगा महिपाल सिंह के ही जिम्मे पे था। वैसे इस तरह की बड़ी वारदात महमूद नगर चौकी में कभी कभार ही होती थी, वरना तो छोटी मोटी चोरी चकारी और मारपीट के केस ही उन लोगों के हिस्से में आते थे, जिसे चौकी का स्टाफ बखूबी संभाल सकता था। उस वक्त सुबह के अभी 8 बजे थे। बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा महपाल सिंह 2 सिपाहियों के साथ बैठा चाय पी रहा था, जिनमें से एक उसका मुंह लगा सिपाही अवतार सिंह था, जिसे वह इस चौकी का चार्ज लेने से पहले से जानता था। अभी चाय खत्म नहीं हुई थी कि भीतर के कमरे में रखे फ़ोन की घंटी ने अपना बेसुरा राग अलापना शुरू कर दिया। दरोगा बोला, अवतार सिंह? जी सर। देख तो ज़रा किसका फ़ोन है। बजने दो ना साहब, दोबारा घंटी बजेगी तो उठा लूँगा। महपाल सिंह ने उसे घूर कर देखा। नाराज़ क्यों होते हो साहब, जाता हूँ ना, कहकर वह फ़ौरन कमरे में जा पहुँचा। कुछ देर फ़ोन सुनता रहा, फिर रिसीवर रखकर वापस दरोगा के पास लौट आया। कौन था? हवेली का नौकर था। सुबह सुबह ही मनहूस जगह से फ़ोन आ गया। आगे का दिन पता नहीं कैसा गुजरेगा। क्या चाहता है वो? चाहता नहीं है सर, कहता है। वही सही, क्या कहता है वो? करण सिंह राणा अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो अब हम क्या करें? जाकर दरवाज़ा पीटें? वह कहता है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब राणा 7 बजे तक अपने कमरे से बाहर न निकल आया हो। अब तो 8 बज चुके हैं। महपाल सिंह थोड़ा चौकन्ना होकर बैठ गया। क्या मतलब हुआ इसका? मर गया होगा साहब, और क्या मतलब है? अरे शुभ शुभ बोल, महपाल सिंह हंसता हुआ बोला। क्यों मेरी जान को आफत बुला रहा है? चल देखते हैं, चल करके माजरा क्या है। वैसे भी खाली तो बैठे हैं यहाँ। जवाब में सिपाही अवतार सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया। चौकी से हवेली तक की रोड काफ़ी ख़राब थी, इसलिए महपाल सिंह ने अवतार सिंह के साथ एक मोटरसाइकिल पर जाना ज़्यादा सही समझा। मोटरसाइकिल थोड़ी देर में हवेली के सामने थी। मोटरसाइकिल से उतरकर दोनों पुलिस वाले भीतर दाखिल हो गए। सामने करीब 100 मीटर लंबा रास्ता था, जिस पर लाल बजरी बिछी हुई थी। उसके दोनों तरफ बड़े बड़े गमले रखे हुए थे, जिनमें लगाए गए पौधे देखभाल के अभाव में जाने कब के सूख चुके थे। बजरी वाले रास्ते के आखिरी छोर पर हवेली की इमारत थी, जो कि 3 मंजिलों तक उठी थी। भीतर कुल जमा 20 कमरे थे। एक हॉल था, एक रसोई घर था, और हॉल से ही मैच करता एक खूब बड़ा डाइनिंग रूम, और उन सबसे अलग थलग किचन के दीवार के साथ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसके बारे में महपाल सिंह जानता था कि उसमें राणा का खास नौकर केदार रहता था। भीतर एक बहुत बड़ा बेसमेंट भी था, जिसके दरवाजे पर हर वक्त ताला लगा रहता था। केदारनाथ उन्हें राणा के कमरे के सामने चहलकदमी करता दिखाई दिया। क्या हुआ केदार? उस पर निगाह पड़ते ही महिपाल सिंह ने पूछा। मालूम नहीं सरकार, बहुत देर से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मालिक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तब हम पीछे की खिड़की के पास पहुँचे। वहाँ से जाकर भीतर देखा तो मालिक बिस्तर पर लेटे दिखाई दिए। कुछ देर तक वहाँ रुककर खूब आवाज़ लगाई हमने, मगर कोई असर नहीं हुआ। मालिक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तब हमने आप लोगों को फ़ोन किया, तो हमें डर सा लगने लगा, ये सोचकर कि कहीं मालिक को कुछ हो तो नहीं गया है। खामखा परेशान हो रहे हो केदार, देख लेना 100 साल से पहले राणा साहब को कुछ नहीं होने वाला। भगवान करे आपकी बात सच हो, केदार ने बोलते हुए कहा। दरोगा ने अवतार की तरफ देखा तो उसका मन समझकर उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। बीच बीच में वह राणा साहब की गुहार भी लगाने लगा, मगर कोई भी अंदर से आवाज़ नहीं आई। वहाँ से हटकर सब लोग इमारत के पिछले हिस्से में पहुँचे और राणा के कमरे की खुली हुई खिड़की के बाहर जा खड़े हुए। भीतर बहुत ज़्यादा उजाला तो नहीं था, मगर बिस्तर पर लेटा राणा उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। महिपाल सिंह ने उसे आवाज़ लगाई, राणा साहब, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया, राणा साहब सुनिए। कोई जवाब नहीं मिला, ना ही बिस्तर पर पड़े दिखाई दे रहे राणा के जिस्म में कोई हरकत हुई। राणा साहब, इस बार महिपाल के बजाय अवतार सिंह गला फाड़कर चिल्लाया, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आया। मुझे तो जनाब केदार की आशंका ही सच होती प्रतीत हो रही है। दरोगा की तरफ देखता अवतार सिंह बोला, रात को कोई अटैक वगैरह तो नहीं आया? जवाब में इस बार महिपाल सिंह ये नहीं कह पाया कि राणा 100 साल तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी वैसे ही ख्याल आने लगे थे। अब दरवाज़ा तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, मगर वह काम भी कौन सा आसान था। शीशम की तकरीबन 3 इंच मोटी लकड़ी से बने उस दरवाजे को तोड़ पाना कम से कम उन लोगों के वश का काम तो नहीं था। तीनों वापस इमारत के पास पहुंचे और एक बार फिर बंद दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए।
महिपाल सिंह कुछ क्षण दरवाजे को ठोक बजाकर देखता रहा। फिर तौलने वाले अंदाज में उसके दोनों पल्लों में लगे लोहे के गोल गोल कुंडों को हाथ से पकड़कर उनकी मजबूती का अंदाज़ा लगाने लगा। काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं ये। मजबूत तो ही होंगे ही सरकार, केदारनाथ बोला। ठोस लोहे के बने हुए हैं। इनके दूसरे सिरों को दरवाजे के उस पार ले जाकर मोड़ दिया गया है, जो कि कम से कम भी 5 इंच लंबे तो ज़रूर होंगे। मगर इससे क्या होगा? ट्रैक्टर को हॉल के एक कदम बाहर तक लेकर आओ और खूब मजबूत और लंबी रस्सी का भी इंतज़ाम करो, जो इतनी बड़ी तो ज़रूर हो कि उसे दरवाजे के दोनों कंधों से बांधकर दूसरा सिरा बाहर खड़े ट्रैक्टर तक पहुंचाया जा सके। उम्मीद है कि काम बन जाएगा। बन तो जाएगा सरकार, मगर पूरा का पूरा चौखट उखड़कर नीचे जा गिरेगा। गिरने दो भाई, राणा साहब की ज़िंदगी बची रही तो ऐसे 1000 चौखट वो तैयार करवा लेंगे। कहकर वह थोड़ा रुका, फिर बोला, ये चौखट तुम्हें राणा साहब की ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा है? क्या बात करते हो सरकार, केदार हड़बड़ा कर बोला। मैं अभी सब सामान की व्यवस्था कर करके आता हूँ। कहकर वह हॉल से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद केदार ट्रैक्टर और रस्सी लेकर महिपाल सिंह के कहे मुताबिक काम करने लगा और कुछ ही पलों में वह दरवाज़ा चौखट समेत उखड़कर नीचे गिर गया। उसके बाद तीनों कमरे के अंदर दाखिल हुए। बेड के पास पहुंचने तक महिपाल सिंह को यकीन आ चुका था कि राणा जिंदा था। सांसों की लय पर उसके शरीर में हरकत होती साफ दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद महिपाल सिंह ने झुककर उसकी नब्ज टटोली और उसके सुचारू रूप से चलता पाकर चैन की सांस ली। उसके बाद उन तीनों ने करण सिंह के मुंह पर पानी मारा, लेकिन करण सिंह को फिर भी होश नहीं आया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया। 15 मिनट बाद डॉक्टर बलदेव खुराना हवेली में आया और करण राणा के पास पहुंचकर वह काफ़ी देर तक उसका मुआयना करता रहा। फिर भविष्यवाणी कर दी कि मरीज़ को कोई बड़ा शॉक लगा था, जिसके कारण वह सीरियर ट्रॉमा में है। मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हालात पूरी तरह काबू में थे। इसके बाद वह राणा के उपचार में जुट गया। आधे घंटे तक जाने कौन कौन से इंजेक्शन उसके शरीर में घुसाता रहा। फिर ग्लूकोज की बोतल इंजेक्ट करने के बाद दरोगा की तरफ देखता हुआ बोला, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर फ़ोन कर दीजिएगा। पास के ही एक गांव में मरीज़ देखने जा रहा हूँ, जहाँ से ज़्यादा 15 मिनट में फ्री हो जाऊँगा। महिपाल सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद महिपाल सिंह इमारत से बाहर निकल आया और खुले में खड़े होकर सिगरेट के कश लगाने लगा। मन ही मन वह राणा की उस घड़ी की हालत पर हैरान हो रहा था। डॉक्टर भले ही ये कह रहा था कि वह किसी शौक के कारण बेहोशी की हालत में पहुंच गया था, मगर ना जाने क्यों महिपाल सिंह को उस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। सिगरेट खत्म हुई तो वह वापस राणा के कमरे में जा खड़ा हुआ और बाकी दोनों की तरह उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। 20 मिनट बाद करण सिंह राणा को आखिरकार होश आ गया। उसने अजनबी निगाहों से एक बार इधर उधर देखा, फिर बावर्दी महिपाल सिंह पर निगाह पड़ते ही उठकर बैठ गया। तुम यहाँ कैसे? राणा ने पूछा। केदार की मेहरबानी से जनाब, आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, इस कारण कि इतना परेशान हो चुका कि चौकी में फ़ोन लगा बैठा। मामला क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ था, इसलिए केदार की बात को नज़रअंदाज करने का कोई मतलब नहीं बनता था। नतीजा आपके सामने है। बहुत अच्छा किया महिपाल, सच पूछो तो मैं खुद तुम्हें बुलाने वाला था। बोलते बोलते उसकी निगाह कमरे के बाहर फर्श पर पड़े दरवाजे पर पड़ी। अरे दरवाजे को क्या हुआ? तुम लोगों ने तो कहीं उखाड़ कर नहीं फेंक दिया इसे? और क्या करते, आप तो यूं दीन दुनिया से बेखबर पड़े थे कि हम ये तक सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कहीं आप निकल तो नहीं लिए। कहकर वह थोड़ा सा हंस पड़ा। करण राणा ने उसके हंसी में पूरा साथ दिया। फिर केदार की तरफ देखता हुआ बोला, खड़े खड़े मुँह क्या देख रहा है, कुर्सी ला कर दे साहब को। केदार फौरन कमरे से बाहर निकल गया। हुआ क्या था जनाब? महिपाल का लहजा एकदम से गंभीर हो उठा। बताता हूँ, ज़रा केदार को तो आने दो। थोड़ी देर बाद केदारनाथ अपने दोनों हाथों में 2 कुर्सियाँ लटकाए कमरे के बाहर दाखिल हुआ तो राणा ने खड़े पैर उसे चाय का इंतज़ाम करने के लिए भेज दिया। अब बताइए क्या हुआ था? महिपाल सिंह ने कुर्सी को पलंग के एकदम करीब खींचकर बैठ गया। अवतार सिंह ने वैसे कोई कोशिश नहीं की। दूसरी कुर्सी पर कब्जा करने के बजाय वह जहाँ का तहाँ खड़ा रहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि महिपाल से बातचीत करते वक्त राणा उसे कमरे से बाहर जाने का हुक्म सुना देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ था या हो रहा है उस पर यकीन करने का मन नहीं होता महिपाल। राणा गंभीर लहजे में बोला, तुम तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, मगर बात सिर्फ एक रात की नहीं है। पिछले कई दिनों से मेरे साथ कई अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली, सच कहूँ तो दिल दहला कर रख देने वाली घटनाएं हो रही हैं। इसलिए उन बातों को मैं अपने मन का वहम समझकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बेशक मत कीजिए, मगर कुछ बताइए तो सही। अभी तो आपकी बात का कोई और छोर ही नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों से मुझे बड़ी अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे किसी के रोने की, ज़ोर ज़ोर से हंसने की, गुर्राने की। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अब तक मैं 2 बार उसकी लाश देख चुका हूँ। पहली बार
5-6 रोज़ पहले दिखाई दी थी। तब मैंने उस बात को अपने मन का वहम समझकर ज़हन से निकाल दिया। मगर बीती रात वह मुझे फिर दिखाई दी। उसकी गर्दन में उस वक़्त भी फंदा पड़ा हुआ था, ज़ुबान बाहर लटक रही थी। उस नज़ारे के बाद मैं इतनी बुरी तरह डर गया कि कबूल करते हुए शर्म आती है। डर के मारे सिर से पाँव तक खुद को चादर से ढककर मैंने सोने की कोशिश की। बीच-बीच में मेरे कानों तक उसके रोने की आवाज़ भी पहुँचती रही। फिर पता नहीं कब और कितने बजे मुझे नींद आ गई। मगर इतना ज़रूर है कि रात 2-3 बजे तक मैं जागा रहा। आप बबीता ठाकुर की बात कर रहे हैं? महिपाल सिंह ने पूछा। हाँ भाई, वही मुसीबत बनी हुई है आजकल। कमाल है, मुर्दे भी कहीं बोला करते हैं? महिपाल सिंह हैरानी से पूछा। ठीक है, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। रात में यूँ कह लो सुबह मेरी नींद अचानक उचट गई। तब मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं यहाँ अकेला नहीं था। एकदम करीब किसी के ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही थी। हिम्मत करके मैंने चादर हटाकर अपने आस-पास देखा तो वह बेड के एकदम करीब दीवार के पास खड़ी दिखाई दी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। कपड़े उसने ऐन वही पहन रखे थे जो पंखे के साथ लटकती उसकी लाश के तन पर मौजूद थे। डर के मारे मेरी घिघी बंध गई। मैं चिल्लाकर केदार को आवाज़ लगाना चाहता था मगर हलक से एक शब्द भी बाहर नहीं आया। अगले ही पल उसने ज़ोर-ज़ोर से कहा लगाना शुरू कर दिया। उस घड़ी मेरा जिस्म पूरी तरह काँप रहा था। मुझे अपने हाथों में इतनी ताकत भी महसूस नहीं हो रही थी कि मैं पलंग के सिरहाने मौजूद अपनी बंदूक को उठा पाता। फिर किसी चांडालिनी की तरह मुँह फाड़े दोनों हाथ दाएँ-बाएँ फैलाकर वह मेरी तरफ बढ़ी। इसके बाद मैं अपने होश खो बैठा। आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। जबकि बबीता का किस्सा 6 महीने पहले ही उसकी चिता के साथ जलकर खाक हो चुका है। हवेली में ही अपनी आँखों के सामने उसकी लाश को फूँक दिया गया था और उस काम को आपने खुद अपने हाथों से अंजाम दिया। महिपाल सिंह बोला। वो सब मुझे याद है महिपाल, मगर आज जो कुछ यहाँ घटित हो रहा है उसे मैं चाह कर भी नकार नहीं सकता। अगर वो कोई भ्रम होता या मैंने कोई सपना देखा होता तो बार-बार इस तरह की वारदातें यहाँ घटित नहीं हो रही होती। दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? हो सकती हैं, राणा बोला। तुम भूत-प्रेतों पर यकीन करते हो? कभी पाला तो नहीं पड़ा मगर आए दिन ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। लिहाजा आपको ये लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह बबीता की भटकती हुई आत्मा के किए हो रहा है? महिपाल सिंह ने पूछा। करण सिंह ने जवाब दिया। तुम्हें कुछ और लगता है? महिपाल ने जवाब दिया। आपकी बातें सुनकर तो नहीं लगता मगर यकीन करने का मन भी नहीं होता। हैरान की बात ये है कि आप न सिर्फ ऐसी बातों से डरे हुए बल्कि इतनी ज़्यादा खौफज़दा हैं कि रात को अपने होश तक गंवा बैठे। भाषण देना आसान होता है भाई, जी भर कर दे लो। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि रात को मैंने जो कुछ भी देखा था वह बबीता की भटकती हुई आत्मा नहीं थी तो और क्या था? वहम था, जो इस कदर आप पर काबिज़ हो चुका है कि आप असलियत और कल्पना में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंतर्मन पर बबीता की मौत का कोई बुरा असर हुआ है। हो सकता है उसकी मौत के बाद आपको उसकी कमी खलने लगी हो या ये लगने लगा हो कि उसके साथ जो भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि वह अपराध बोध भी आपसे ऐसे अजीबो-गरीब कल्पनाएँ करा रहा है। इसलिए आपको फ़ौरन किसी साइकियाट्रिस्ट की शरण में जाना ज़रूरी है। नहीं जाना चाहते तो मुझे हुक्म कीजिए, आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिलने लगा है। बस ज़रूरत है ऐसे किसी डॉक्टर की वाजिब फ़ीस भरने की। जवाब में वह सारा उपचार यहीं अरेंज कर देगा। तुम क्या मुझे पागल समझते हो? गुस्ताखी माफ़ जनाब, मगर इस तरह के हालात अक्सर इंसान को पागलपन की तरफ ही धकेल देते हैं। इसलिए मेरी बात मानिए, फ़ौरन किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता हूँ कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ था। ना ही बबीता की मौत को लेकर मैं किसी अपराध बोध का शिकार हूँ। फिर मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ जो वहम और असलियत में फ़र्क नहीं जान सकता? जनाब, वहम कहते ही उसी को है जो एकदम असली जान पड़े, वरना इंसान पर इसका असर भला कैसे हो सकता है? मान लीजिए बबीता की लाश देखकर खौफज़दा होने की बजाय आप उठकर उसके पास पहुंच गए होते और उसे छूकर देखने की कोशिश करते कि क्या जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वास्तव में वहाँ मौजूद था, तो क्या होता? पल भर में आपका वहम टूट जाता और अगले ही पल आप ठाके मारकर खुद पर हंस रहे होते कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। मुझे यकीन है कि मैंने एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया होता तो मेरी मौत निश्चित थी। तो फिर इसने छोड़ क्यों दिया आपको? बेहोश आप हुए थे ना, बबीता की आत्मा। क्यों नहीं उसने तभी आपका तान तमाम कर दिया? इस बार राणा से जवाब देते नहीं बना। वह हक्का बक्का कर महिपाल सिंह की शक्ल देखने लगा। फिर कुछ देर तक खामोश रहने के बाद बोला, नहीं, वह वहम नहीं था। अब मैं क्या कहूँ? दरेगा लंबी आह भरकर बोला। आप तो ये भी भूल गए, जान पड़ते हैं कि उस मामले में आप अकेले कसूरवार नहीं थे। मैंने भी तो केस को मैनिपुलेट करके दिखाया था। ऐसे में जो कुछ आप देख रहे हैं वह मुझे भी तो दिखाई देना चाहिए। अगर बबीता की भटकती रूह आपसे मौत का बदला लेना चाहती है तो मुझे क्या वह बख्श देगी?
तुम्हारा गुनाह छोटा था, फिर होने का ये भी हो सकता है कि मुझे जी भरकर परेशान करने के बाद या मेरी जान लेने के बाद वह तुम्हारे पीछे पड़ने की कोशिश करे। मैंने सुना है कि आत्माएँ ऐसे ही बदला लेती हैं, एक बार में वह सिर्फ़ एक ही शिकार पर कब्ज़ा करती हैं और उसे ख़त्म करने के बाद ही दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। ज़रूर पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इस तरह का कोई कानून चलता होगा, महिपाल सिंह हँसता हुआ बोला। तंज मत कसो, इस मुसीबत से मुझे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय सोचो। मैं सोचूं? दरोगा थोड़ा विस्मय भरे लहजे में बोला। तभी अवतार सिंह ने जवाब दिया, सर मैं कुछ कहूँ? महिपाल सिंह ने बोला, हाँ बोलो। उन्होंने बोला, बालू वाले बाबा के बारे में मैंने बहुत सुना है, वह बहुत बड़े ओझा तांत्रिक हैं, वह ज़रूर आपकी समस्या का समाधान निकाल देंगे। तभी करण सिंह ने सवाल किया, और ये बालू वाले बाबा कहाँ मिलेंगे? अवतार सिंह ने जवाब दिया, कोसी गांव में रहता है जनाब। हैरानी है कि आपने उसका नाम नहीं सुना। दूर दूर से लोग उसके पास प्रेत बांधा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। आज तक किसी को निराश होते नहीं सुना मैंने। तो क्या उसके तमाम मरीजों का इंटरव्यू लेने गया था? महिपाल सिंह उसे घूरता हुआ बोला। जो तुझे पता है कि वहाँ से कोई निराश नहीं लौटा? क्या बात करते हैं साहब, ये कैसे संभव है? अवतार सिंह हंसता हुआ बोला। मैंने तो जो सुना था वो आपको बता दिया। बताया या कहानी सुनाई? राणा साहब पहले से ही परेशान है, ऊपर से तू अपनी ये बकवास बातें कर रहा है। तो क्या बालू वाले बाबा बचा पाएंगे करण सिंह को, या बबीता करण सिंह को जान से मार देगी और देगी करण सिंह को उसके गुनाहों की सजा? जानने के लिए सुनते रहिए छलावा, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। हम सभी मिलते हैं कल एक और इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कल इस स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।